हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 24 में प्रश्न नंबर 85 तक लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में पढ़ा था। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ हमारे इस चैनल और इस क्लास को शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि पता चल जाए यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। सेकंड सेमेस्टर का फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। किसी भी आपको टर्म का नहीं समझ में आता तो आप टर्म भी कमेंट कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बताना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं से टेलीग्राम से आप लोग जुड़ करके क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 86 से। प्रश्न नंबर 86 क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय की क्या प्रकृति है? तो प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, तो योजना वाली, तो योजना पे ये बल देते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप या प्रकृति, तो नेचर ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए, प्रयोजनवादी विद्यालय के महत्व से इनकार नहीं करते हैं। प्रयोजनवादी विद्यालय का कितना महत्व है ये बात मना नहीं करते हैं प्रयोजनवादी विचारक, बल्कि वे ये कहते हैं कि वे विद्यालय को एक छोटा समाज मानते हैं प्रयोजनवादी, तथा शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा ही समाज को नवीन रूप देती है, अतः ये विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। यानी कि जो प्रयोजनवादी हैं वो क्या करते हैं, विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सामाजिक संस्था मानते हैं, और इसका विद्यालय का ये बहुत महत्व देते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यानी कि विद्यालय ही क्या है, हमारे सोसाइटी में जितने लोग हैं उनका भविष्य चाहने वाला एक बहुत सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। सरकार का कोई भी योजना आए या कोई भी नियम आए, सरकार उसे एक लार्ज स्केल पे फैलाने के लिए और जागरूक करने के लिए उस योजना के बारे में सबसे पहले विद्यालय को चुनती है। कोई भी सरकारी या प्राइवेट को चुनती है। यहाँ से गांव गांव, शहर शहर और सिटी सिटी और आपका राज्य और पूरे भारत, पूरे देश में उस योजना के बारे में जागरूक किया जाता है। तो विद्यालय क्या है, समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। विद्यालय में कौन जाते हैं, जो कार्यशील हैं, स्किल्ड हैं, अपने कार्य में पारंगत हैं। कोई हिस्ट्री में है पारंगत, कोई जियोग्राफी में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई डॉक्टरी में, कोई फिलॉसफी में। तो ये सब क्या है, कार्यशील नागरिकों का जीवन स्थल है विद्यालय। और विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय क्या है, हमारा समाज सबसे बड़ा है, ठीक, और उस समाज में एक लघु रूप हमारा क्या है, विद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न 87। प्रश्न नंबर 87 क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत एवं अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। यानी कि प्रयोजनवादी नवीन योजनाओं पर विश्वास करते हैं। ये पुरानी रीतियों और पुरानी परंपराओं पे, परंपरागत चीजों पे नहीं विश्वास करते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं प्रयोजनवादियों ने क्या नवीन विचारधारा को जन्म दिया है कि परंपरागत और अनुदार ज्ञान को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने क्या माना है कि शिक्षा वातावरण के साथ, शिक्षा वातावरण या हम लोग हमारे और आपके पास जो भी वातावरण है, समाज है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का मूल स्तंभ है। हमारे समाज में जो भी नियम बनाए गए हैं ये सब शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षित व्यक्ति ने ही, शिक्षित लोगों ने ही इस समाज को चलाने का कार्य किया है। तो शिक्षा क्या है, समाज का पिलर है। जिस प्रकार एक घर का जो छत के नीचे पिलर होता है, उसी प्रकार एक समाज का पिलर क्या है, एजुकेशन है। छत गिर जाएगा अगर नीचे पिलर ना हो, तो उसी प्रकार ये समाज आपका गिर जाएगा
छत्र रूपी समाज गिर जाएगा अगर शिक्षा ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। और शिक्षा अनुभवों की क्या है? पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ सीखा है, कोई सब्जेक्ट है या कोई स्किल सीखा है। मान लीजिए कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या आईटीआई कर रहा है, तो उसने कुछ एक स्किल सीखा अपने अनुभव के द्वारा। तो क्या वो दोबारा किसी और क्षेत्र में, कंपनी में जाएगा तो उसको वो प्रयोग नहीं कर पाएगा? ऑब्वियस है कि वो प्रयोग कर लेगा, यानी कि रिक्रिएशन में उसके अंदर आ जाएगा शिक्षा के माध्यम से, यानी कि क्रिएटिव हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। अतः क्या कहा जा सकता है प्रयोजनवादियों के द्वारा? यह कहा जा सकता है कि प्रयोजनवादी शिक्षा को व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यानी कि व्यक्ति का विकास क्या होगा? शिक्षा से ही होगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिनसे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभव में वृद्धि करके अपना विकास कर सके, और यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है, उसी के ही द्वारा संभव है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्य तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए शिक्षा के उद्देश्य प्रयोजनवादी, जो योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को बनाने का कार्य करते हैं? तो छात्रों में सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना। सामाजिक कार्यकुशलता का मतलब समाज में कैसे रहन सहन, खान पान और रोजगार, यही क्या जो सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना। ठीक है, मान शिक्षा क्या करता है? कोई भी देश विदेश कहीं भी आप रहिए, वो सिखाता है कैसे आपको अपने अगल बगल आसपास और समाज के लोगों से समायोजन बना के और सहमति बना करके आप वहाँ पे रहेंगे। छात्रों में अनुभवों का पुनर्निर्माण करना। छात्रों में कोई भी अनुभव लाना है, उसमें क्या करना? दोबारा उसको अनुभव से भरना। उपयोगी निर्देशन प्रदान करना। छात्रों में सत्यान्वेषण की योग्यता विकसित करना। उपयोगी निर्देशन प्रदान करना। लौकिक आनंद की प्राप्ति करना। जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास करना। लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। नवीन आदर्शों तथा मूल्यों का सृजन करना। ये हो जाएगा आपका प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य। लगभग 10 लाइन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 89। प्रश्न नंबर 89 का जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग नोटिफिकेशन या कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर देंगे वीडियो पसंद आए तो, और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आपको कोई भी क्लास दिया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गीजू भाई ने शिक्षण की निम्नलिखित विधियों के अनुसार अनुसरण पर बल दिया। तो गीजू भाई ने किन शिक्षण विधियों पर जोर दिया है? क्रिया द्वारा सीखने, कहानी एवं नाटकों द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना। ये सब क्या है? गीजू भाई के शिक्षण विधि हैं। क्रिया द्वारा, कहानी एवं नाटकों द्वारा और खेल विधि। छात्रों को भाषा शिक्षा में सर्वप्रथम पढ़ना। गीजू भाई ने क्या कहा है कि छात्रों को अगर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले उन्हें पढ़ना सिखाइए। जब वो पढ़ना सीख जाए तो उन्हें लिखना सिखाया जाए। छात्रों को लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाया जाए, यानी कि स्क्रिबलिंग किया जाए। बच्चे जो किरम काटे करते हैं, स्क्रिबलिंग। जब बच्चे ऐसे मान लीजिए अगर क बनाते हैं तो एक लाइन हो गया, एक गोल हो गया, ऐसे करके, इसी को स्क्रिबलिंग कहते हैं, किरम काटे। कविता शिक्षण लोकगीतों के माध्यम से तथा व्याकरण की शिक्षा पृथक से न देकर पाठ शिक्षण के साथ साथ दी जाए। आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान तथा श्रुतलेख कराया जाए आदि। ये सब क्या है? गिरिजी भाव के अनुसार शिक्षण विधि हैं। 3 विधियां इनके लिए, क्रिया द्वारा, कहानी, नाटक और खेल विधि द्वारा। अब देखिए गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था। जब हम लोग का देश गुलाम था उस समय बहुत सारी क्रांति चल रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए। उस टाइम गांधी जी, जब अंग्रेजों ने अपनी नई नई शिक्षा नीतियां ला रहे थे, परिवर्तित कर रहे थे, उस टाइम गांधी जी ने क्या कहा था? प्रश्न नंबर 90 में लिखा है, गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा के मूल में क्या था? गांधी जी का शैक्षिक विचारधारा के बारे में बताइए।
तो गांधी जी केवल राष्ट्रपिता ही नहीं थे, गांधी जी बस राष्ट्रपिता ही नहीं थे, वे एक अच्छे क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा के मूल में भारतीय संस्कृति विद्यमान थी। गांधी जी चाहते थे कि इंडियन कल्चर को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए या पाठ्यक्रम रचना किया जाए। वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ बालक को किसी न किसी हस्त उद्योग में पारंगत बनाना चाहते थे। उनका मत था तत्कालीन वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है। अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा देने का प्रयास किया था और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों को मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान है। गांधी जी ने मुख्य क्या कहा है, हथकरघा लघु उद्योग का बल दिया है। इसमें माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असंभव है। अतः वे भारतीय संस्कृति में छात्रों को परिचित कराना चाहते थे। तो इस प्रकार गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा ये थी। नेक्स्ट प्रश्न 91। 91 क्या है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताना है। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। पहला, टैगोर एक महान दार्शनिक ही नहीं थे, टैगोर एक फिलोसफर ही नहीं थे, बल्कि उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्री थे। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या थे, ये दोनों दार्शनिक के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। क्या बताए हैं शिक्षा के उद्देश्य, देखिए। पहला, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है कि छात्रों का बौद्धिक विकास करना चाहिए, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना चाहिए, छात्रों के सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना चाहिए, छात्रों में नैतिकता व आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए, व्यक्ति एवं समाज का संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ये सब क्या है, शिक्षा के उद्देश्य है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये सब क्या हो जाएंगे, शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियां शिक्षा में अधिक उपयोगी हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां, तो टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी थे। किस शिक्षण विचारधारा के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो प्रकृतिवादी थे। नेचुरलिज्म को ये सपोर्ट करते थे, ठीक है, प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद सबसे उत्तम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या चाहते थे कि आपको प्रकृति से, नेचर से जुड़ा रहना चाहिए, सबसे उत्तम है, जो आपको हानि नहीं पहुंचाती है, आपको कर्म के अनुसार आपको फल देती है, जहां बालक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। उन्होंने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया है। पहला, क्रिया द्वारा सीखना। जब प्रकृति में घूमेंगे तो आपका क्रिया होगा ही, उसके बाद जब प्रकृति में घूम रहे इसका मतलब भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण विधि द्वारा भी सीखना हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। प्रकृति के अनुसरण, जब प्रकृति में घूमेंगे तो आप प्रकृति का अनुसरण करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे, उससे सीखेंगे। वाद विवाद करेंगे चीज़ों को, जब प्रकृति में घूमेंगे तो पूछेंगे ये क्या है, इससे क्या होता है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या उद्देश्य है, तो वाद विवाद द्वारा भी सीखेंगे अगर आप प्रकृति में घूमते हैं तो। और निरीक्षण करेंगे, घूम घूम के निरीक्षण करेंगे कि ये किस चीज़ का पेड़ है, किस चीज़ का पौधा है, वनस्पति है, ये सारी चीज़ें, ये सब निरीक्षण वाला गुण भी आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसीलिए क्या है, ये प्रकृतिवादी हैं, ये प्रकृतिवादी हैं। नेक्स्ट प्रश्न 93। 93 क्या है, देखिए 90, शांति निकेतन की स्थापना के पीछे टैगोर का क्या उद्देश्य था। टैगोर एक महान कवि थे। टैगोर क्या थे, दार्शनिक थे, कवि थे, शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। तो टैगोर एक महान कवि थे जो प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय स्थापित करना चाहते थे। यानी कि जो प्राचीन भारतीय
परंपरा है और जो पश्चिमी देशों वाले पाश्चात्य संस्कृति का दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। दोनों के विरोधी नहीं थे, इन दोनों में वो अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते थे। विश्व कवि टैगोर की शिक्षा को अनोखी देन थी। विश्व भारती की स्थापना, ठीक है, शांति निकेतन को क्या कहते थे पहले? विश्व भारती कहते थे। तो विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1992, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 6 मई 1922। 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में, ठीक है, शांति निकेतन विद्यालय में क्या किया? विश्व भारती की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करना। तो 6 मई 1922 को शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती नामक संस्था का स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने प्राचीन और पाश्चात्य, यानी कि एंशियंट, एंशियंट प्लस पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, एंशियंट प्लस वेस्टर्न कल्चर को समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन या विश्व शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना किया था 6 मई 1922 ईस्वी को, जिसमें क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, यानी कि सारे विश्व के लोग आपस में भाई बहन हैं और एक दूसरे के हितैषी हैं। उनका कहने का मतलब ये था हितैषी हैं। अतः टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में समन्वय हो। और 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना किए थे, विश्व बंधुत्व की भावना और प्राचीन और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करने के लिए। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है? प्रश्न नंबर 94 देखिए, गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बताइए। तो गीजू भाई ने बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी थी। गीजू भाई ने क्या किया था? बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी थी। वे शिक्षा के बाल केंद्रित स्वरूप को मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम है। ये क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है बच्चों को पढ़ाने का। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बालक को शिक्षक, शिक्षार्थी और बालक क्या होनी चाहिए? ये बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बालक की स्वयं की रुचियां, पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में तथा सार्थक भूमिका निभाते हैं। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों के एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ तथा मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना करके अधिक सीखता है। यानी कि बालक को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से और वो चीज़ों को देखे। टीएलएम लेके जाइए, मेन मुद्दा ये है, टीएलएम लेके जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। उन्हें विश्व का भूगोल पढ़ाना है, चाहे भारत का भूगोल पढ़ाना है, मिट्टी के बारे में बताना है, तो उन्हें टीएलएम उनको उनके आंखों के सामने दिखाइए, प्रदर्शित करिए, जिससे अतः बच्चों को अपने मूर्त अनुभवों के विकास का अवसर देना चाहिए तथा उसके आधार पर उन्हें सीखना चाहिए। यही क्या था? गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप था। नेक्स्ट प्रश्न 95। ये देखिए, उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप हो गया। अब जो स्वरूप है तो उसका उद्देश्य भी तो होगा उनके अनुसार। तो गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। प्रश्न नंबर 95। तो गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गीजू भाई, गीजू भाई वधेका। तो गीजू भाई वधेका के अनुसार, तो गीजू भाई वधेका के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का समुचित विकास करना हो गया, छात्रों की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करना और छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या है? गीजू भाई की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो गीजू भाई के प्रमुख रचनाओं के नाम चलिए बताइए। तो रचनाएं क्या थी गीजू भाई की? गीजू भाई की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित थी। तो गीजू भाई की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित थी। पहला क्या था? काली गौरैया, काली गौरैया, तड़तड़,
तड़ाक, काली गौरैया तड़तड़ तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियां, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते शिक्षा गूंजे हैं, दीवा स्वप्न, ऊंट के पैर सड़े, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। ये गीजूभाई वधेका की रचनाएं हैं। काली गौरैया, तड़तड़ तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियां, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते शिक्षा गूंजे हैं, दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न मतलब दिन के सपने, ऊंट के पैर सड़े, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। गीजू भाई की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 97, आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की भूमिका बताइए। तो आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो संक्षेप में इसके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद, तो आधुनिक शिक्षा मतलब इस टाइम की शिक्षा, यानी कि 1947 के बाद की जो शिक्षा हमारे देश में हुई है। तो छात्रों की कक्षागत परिस्थितियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना, क्रियाविधि यानी कि करके सीखने के महत्वपूर्ण विधि के बारे में अपनाने पर जोर देना, यानी कि बच्चों के क्लास में क्या करना है, सक्रिय बनाना, बच्चों को एक्टिव बनाना है, यानी कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, बच्चा करके सीखना चाहिए, मैकेनिज्म मेथड होना चाहिए बच्चे के अंदर, उस पर जोर देना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, व्यवसायिक शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान प्रदान करना है। समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप लोग। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।